आइए दोस्तों, आज हम 5 जून 2025 सेकंड शिफ्ट में जो पेपर आया है उसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। वो कह रहा है 47,100 रुपये की एक राशि है, 9% की रेट दे रखी है, 2 वर्ष के लिए जमा किया जाता है, तो वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज के बीच में कितना अंतर आएगा। सवाल ये कह रहा है कि 47,100 रुपये की एक राशि है, 47,100 रुपये, 47,100 रुपये की राशि है और उसको 9% रेट के हिसाब से जमा किया जाता है। तो 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच में कितने रुपए का अंतर आएगा, ये उन्होंने हमसे पूछा है। देखिए 2 साल के CI और SI का अंतर होता है R स्क्वायर बटे 100, R स्क्वायर बटे 100, R स्क्वायर बटे 100%। 2 साल के CI और SI। अब R दे रखी है 9%, 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81%, लेकिन नीचे 100 हैं तो एक पॉइंट लग जाएगा, पॉइंट लगा देंगे। 81.81% निकाल देंगे, 2 साल के CI और SI का डिफरेंस मिल जाएगा। अब परसेंट से ये 2 जीरो हट जाएंगे, कितना आएगा 471 इंटू में 81, 471 इंटू में 81, इनका गुणा कीजिए। अब देखिए, अब हम इस संख्या का पूरे का गुणा नहीं करेंगे, एक बार हम ऑप्शन में नज़र मारेंगे। ऑप्शन में अगर हम देखेंगे तो सभी में यूनिट डिजिट एक एक दे रखा, मतलब इस संख्या का गुणा करके हम यूनिट डिजिट निकालेंगे तब तो आंसर नहीं आएगा, क्योंकि सारे ऑप्शन मैच कर जाएंगे। लेकिन लास्ट 2 डिजिट सभी ऑप्शन में अलग अलग हैं। अगर इस संख्या का हम गुणा करके लास्ट 2 डिजिट निकाल देंगे तो हम ऑप्शन से आराम से बता सकते हैं लास्ट 2 डिजिट मैच नहीं कर रहे, तो इनके लास्ट 2 डिजिट का गुणा कर लीजिए। तो लास्ट 2 डिजिट 71 और 81, इनका गुणा कीजिए। 1 से करेंगे तो 71 आ जाएगा, इंटू में करेंगे 8 का इसमें करेंगे तो 8 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, 15 मतलब 5। तो लास्ट में 51 किस ऑप्शन में आ रहा है, 2 में आ रहा है, 2 आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट सवाल में चलते हैं। लंबवृत्तीय शंकु का वक्रपृष्ठ की क्षेत्रफल 6500 पाई है और इसका व्यास 100 दे रखा है। शंकु की ऊंचाई बतानी है कितनी है। देखिए इस सवाल को हम 2 तरह से कर सकते हैं, एक तो डायरेक्ट कर सकते हैं और एक जो बेसिक करते हैं वैसे कर सकते हैं। बेसिक कैसे करेंगे, पहले बेसिक कर लेते हैं। जैसे 6500 पाई दे दिया इन्होंने, 6500 पाई ये वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल है शंकु के। शंकु के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई RL, R की वैल्यू व्यास 100 है, तो रेडियस कितनी बन जाएगी 50 सेंटीमीटर, 50 रेडियस हुई। पाई R इंटू में R, और L हमें पता नहीं है, L हम निकाल लेते हैं। देखिए 1 0 से 1 0, 5 से जाएंगे तो 13 बार 130 आ गए, पाई से ये पाई कैंसिल। L की वैल्यू 130 मिल गई, L की वैल्यू इस शंकु की L की वैल्यू 130 मिल गई। L का मतलब है त्रिज्यक ऊंचाई, त्रिज्यक ऊंचाई ये हो जाएगी 130। रेडियस इस शंकु की दे दी 50, सवाल में दे रखी है। अब H पूछी है ये वाली, ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। अब देखिए इन दोनों का अगर रेशियो निकालेंगे तो ये 13 आ जाएगी त्रिज्यक ऊंचाई, और ये 5 आ जाएगी रेडियस। अब 13 12 5 एक ट्रिपलेट होती है, तो ये बच गई 12, ये हो जाएगी। अब ये 13 ना हो के 130 है, मतलब 1 0 इनने इस पर चिपका दिया है, मतलब 10 का गुणा कर रखा है 1 0 चिपकाने का मतलब, तो 10 का गुणा हम इसमें भी कर देंगे, 120 जो है ऊंचाई आ जाएगी इसकी। तो पहला आंसर आ जाएगा 120। अब देखिए दूसरा तरीका क्या हो सकता है इसको करने का, डायरेक्ट दूसरे तरीके से भी देखते हैं हम इसको। सीधा आपको कुछ नहीं करना है, क्या सवाल में दे रखा है हमें कुछ नहीं लेना देना। लेंथ दे रखी है, देखिए रेडियस ने दे दी 50 सेंटीमीटर, कम से कम ट्रिपलेट में से एक वैल्यू तो हमारे पास है, इसको हम 10 गुणे 5 लिख सकते हैं, क्योंकि जो ट्रिपलेट बनती है वो 5 के मल्टीपल में ही बनती है, 10 के मल्टीपल में कोई ट्रिपलेट नहीं बनती। तो 5 के मल्टीपल में दे रखी। अब 5 के मल्टीपल में कितनी ट्रिपलेट होंगी, देखो एक होती है 13 12 5, 13 12 और 5, एक होती है 5 4 और 3, 5 4 और 3। अब इसमें से ये बताइए आपकी त्रिज्यक ऊंचाई कौन सी बनेगी। त्रिज्यक ऊंचाई तो सबसे बड़ी, त्रिज्यक ऊंचाई जो है हमेशा H और R से बड़ी होगी, H और R दोनों से त्रिज्यक ऊंचाई बड़ी होगी, तो त्रिज्यक ऊंचाई तो इनमें से ही है, इनमें से त्रिज्यक ऊंचाई है इधर, क्योंकि इनमें से R हो नहीं सकता है। इनमें से अगर इसको अगर R मान लेंगे तो फिर बचा हुआ L R से छोटा हो जाएगा, तो इसका मतलब L तो फिक्स है कि सबसे वाली जो संख्या होगी वो L है हमारे पास। अब 5 रेडियस किसके मल्टीपल में है, 5 के मल्टीपल में। 5 के मल्टीपल में रेडियस आपके पास कौन सी दे रखी, केवल एक दे रखी, तो ये वाली तो रेडियस हो गई। तो ऊंचाई और रेडियस में भी हम पहचान लेंगे भाई, इन दोनों में से रेडियस और ऊंचाई कोई भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है, लेकिन रेडियस 5 के मल्टीपल में है तो 5 इसमें दिख रहा है, ये वाला है।
अब ये 5 के मल्टीपल में, अब ये रेडियस 5 ना होकर कितनी है, 50 है। 50 का मतलब कितना गुना है, 10 गुना। तो ये बच गई इसमें से हाइट बच जाएगी, तो गुणा 10 कर देंगे, 10 करेंगे तो ये 50 हो जाएगा। तो 10 का गुणा करेंगे 120 बन जाएगा, ये 120 बन जाएगा, ये 120 बन जाएगा। समझ आया? एक बार फिर रिपीट करते हैं। देखिए हमें निकालनी थी रेडियस हमें अब 5 के गुणनफल में होगी। अब एल हमेशा सबसे बड़ी संख्या होगी, तो ये 13 और 5, इस ट्रिपलेट का 13 सबसे बड़ी संख्या है और इस ट्रिपलेट का 5 सबसे बड़ी संख्या है। तो ये तो सबसे बड़ी संख्या है, इसका मतलब एल तो फिक्स है, सबसे बड़ी संख्या है 13। तो इस वाली ट्रिपलेट का 13 निकल गया, ये आर हो नहीं सकता है। इस वाली का भी निकल गया 5, इस वाली। अब दोनों ट्रिपलेटों में 5 केवल एक जगह मिला है जो आर का मल्टीपल मिल सकता है, वो ये इस वाली ट्रिपलेट में 5 है। इस वाली ट्रिपलेट में 5 है और ये रेडियस दे रखी थी 10 गुना, तो 10 को इधर भी कर दिया, 120 डायरेक्ट आंसर आ गया। आप ऐसे भी आंसर निकाल सकते हैं, डायरेक्ट जरूरत नहीं है सीधा ट्रिपलेट से। नेक्स्ट सवाल में चलते हैं। व्यक्तियों के समूह में पुरुष, महिला और बच्चे हैं, उनमें से 20% पुरुष हैं, 50 महिलाएं, बाकी बच्चे हैं। औसत वजन दे रखा है सभी का 45 किलो, 60 किलो, 20 किलो। देखिए सवाल कह रहा है कि एक समूह है जिसमें कुछ पुरुष हैं, कुछ महिलाएं हैं और कुछ बच्चे हैं, जिसमें से 20% पुरुष हैं, 20% जिसमें से पुरुष हैं, 30% महिलाएं हैं। 20% पुरुष हैं, 30% महिलाएं हैं और 50% महिलाएं। महिलाओं की संख्या 50% है, ठीक है। अब देखिए इसमें महिलाओं की संख्या 50% है। अब बच गए बच्चे आ गए कितने, 20%, 20 आ जाएंगे, 30 50 20 70 30%, 30% बच्चे आ गए, 30% बच्चे आ गए। साफ साफ लगो इसको थोड़ा सा, 30% जो है बच्चे आ गए। अब महिला, पुरुष और बच्चों की संख्या का अनुपात निकाल देंगे, कितनी आ रही, 2 5 3, 2 5 और 3 ये संख्या। अब इनका वजन भी दे रखा है, वजन का औसत दे रखा है, एवरेज कितना दे रखा है, इनके वजन का एवरेज दे रखा है 45 60 और 20 किलो, 45 kg, 60 kg और 20 kg, ये एवरेज है। अब देखिए अब 3 बच्चे हैं तो सभी बच्चों का कुल वजन कितना आएगा, एवरेज 20 से एवरेज गुणा संख्या करो 60 आएगा, 60 सभी बच्चों का जो है वजन है। अब महिलाओं का टोटल वजन कितना आएगा, 300 आएगा, पुरुषों का टोटल वजन 90 है। इस तरह से सभी पूरे समूह का टोटल वजन देखिए 300, 15, 400, 450, 450 kg पूरे समूह का वजन है, पूरे समूह का। और पूरे समूह में लोग कितने हैं, 5 8 और 2 10, 10 लोग हैं। अरे पूरे समूह के वजन में, पूरा समूह के वजन में यदि हम समूह की संख्या से भाग दे दें तो हमें एवरेज आ जाएगा। तो पूरे समूह का वजन आएगा 450 और समूह में लोग हैं 10, 10 से डिवाइड कर देंगे, 45 kg इसका आंसर है, 45 kg आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल में चलते हैं। कमलेश ने 10,000 में कुछ साड़ियाँ और सूट खरीदे हैं, प्रत्येक साड़ी की कीमत 1500 है, सूट की कीमत 10,000 है। साड़ियों और सूट की कुल संख्या 8 है, तो सूट और साड़ियों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या है सवाल, ये है कि कमलेश नाम के कोई आदमी हैं जिन्होंने 10,000 रुपये खर्च किए और इस 10,000 में टोटल ने 8 आर्टिकल खरीदे। 8 आर्टिकल में से कुछ तो साड़ी हैं और कुछ उन्होंने सूट खरीदे, कुछ साड़ी और सूट। साड़ी जो है वो 1500 रुपये में खरीदी इन्होंने, 1500 रुपये में साड़ी खरीदी है और 1000 रुपये में सूट खरीदा है, 1000 रुपये में सूट। थोड़ी देर के लिए हमें ये मान लेते हैं, साड़ी को ऐसे लगते हैं कि 500 और प्लस में 1000 रुपये लग देते हैं इसको, 1000। अब टोटल 8 आर्टिकल खरीदे हैं इनने, तो 8 आर्टिकल हम ये मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि साड़ी भी उनने 1000 रुपये की खरीदी है, सूट भी 1000 रुपये का खरीदा है। इस तरह से टोटल 8 आर्टिकल वो खरीदेंगे। 8 आर्टिकल कितने के आएंगे, इस तरह से 8000 रुपये के आएंगे, 8000 के आएंगे। अब 10,000 रुपये तो टोटल उसने खर्च किए। यहाँ से अगर साड़ी को आपने 1000 रुपये में ख़रीदा है तो 1000 रुपये में साड़ी को ख़रीद के चल रहे हैं, तो इस तरह से टोटल आर्टिकल 8 आर्टिकल 8000 के पड़ रहे हैं, लेकिन रुपए वो 10,000 खर्च कर रहा है, तो बच कितने रहे हैं, 2000 रुपये बच रहे हैं। अब ये बताओ ये 2000 रुपये क्यों बच गए? ये इसलिए बच गया क्योंकि साड़ी आपने 1000 में ख़रीद ली, ये 500 रुपये साड़ी के रह गए। तो ये बताइए टोटल 2000 रुपये की बचत हो गई, 2000 रुपये की बचत हो गई, क्योंकि हर साड़ी पे आपने 500 रुपये बचा लिए। 500 रुपये आपने बचाए हैं एक साड़ी पे, तो 2000 रुपये बचाने के लिए कितनी साड़ियाँ आपने खरीदी होंगी? कमलेश ने कितनी खरीदी हैं? 4 साड़ी खरीदी हैं। टोटल आर्टिकल कितने हैं? 8 हैं।
टोटल आर्टिकल हैं 8, 8 में से 4 साड़ी हैं, तो साड़ी को माइनस कर देंगे तो 4 ही सूट आ जाएंगे। तो 4 ही सूट खरीदे उसने, 4 ही साड़ियाँ खरीदी, ये चौथा आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 12 वर्ष में किस दर से स्वयं की दुगनी हो जाएगी। देखिए प्रिंसिपल और अमाउंट, वो कह रहा है 12 साल में दुगनी होती है, 12 साल में दुगनी, लेकिन रेट बतानी है। तो 12 साल में दुगनी का मतलब 1 पे 1 ब्याज, 1 पे 1 ब्याज का मतलब 100% ब्याज। अब 100% ब्याज मिला है 12 साल में, 12 से डिवाइड कर देंगे, 1 साल का ब्याज मिल जाएगा। 1 साल का जो ब्याज होता है वही रेट होती है। तो डिवाइड कर दिए, 4 से 3 बार, 4 से 25 बार, 4 से 8 बार, 1 बचेगा 3, मतलब 8.33% पहला आंसर है। नेक्स्ट सवाल चलते हैं। मंजीत अपनी आय का 40% खर्च करता है और 18,000 की बचत करता है, तो उसकी आय बतानी है। सरल सवाल है, करवाना नहीं चाहिए, फिर भी हम करवा देते हैं। देखिए ये कह रहे हैं कि 40% की वो बचत करता है, 18,000 की राशि है, 18,000 बचाता है, जिसमें से 40 खर्च कर दिए, तो बचा कितना लिया 60%। तो 60% की वैल्यू 18,000, 60% से भाग दे देंगे 1%, हमें निकालना 100% है। 100% निकाल दीजिए, उसकी जो है इनकम आ जाएगी, कितनी रहेगी। तो 1 जीरो से तो ये 1 जीरो कट जाएगा, परसेंट से ये परसेंट कट जाएगा, 6 से 3 बार, 3 पे 4 जीरो, एक आंसर है। देखो कुछ एनटीपीसी क्या है कि कुछ सवाल सरल भी डालती है, कुछ टफ भी डालती है। इसका मतलब ये नहीं है कि सारे सवाल ही आपको टफ डाल दे, ठीक है ना। सारे सवाल टफ नहीं डालती, कुछ इजी भी डालती है, कुछ सरल भी डालती है। कई सवाल ऐसे होंगे जो कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा टफ हो जाते हैं। तो एनटीपीसी ऐसे भी क्वेश्चन पूछ रही है कि कई जगह प्राइम नंबर दे रही है, प्राइम नंबर दे के बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करवा रही है, ऑप्शन भी ऐसे नज़दीक दे देती है। आगे करेंगे अपन, आगे क्वेश्चंस मिलेंगे। कुछ क्वेश्चन से जी हैं, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये बिल्कुल आसान तरीके। अब देखिए ये समानुपात दे दिए, समानुपात का मतलब समझिए ये बराबर। अब इस तरह से समानुपात दिया है तो सीधी बात है कि इसमें एक काम करिए कि आप अंदर की अंदर संख्याओं का गुणा कर दीजिए और बाहर की बाहर संख्याओं का गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। और ये समानुपात का मतलब बराबर रख दीजिए। तो 3.5 इंटू में x बराबर में 17.4, 17.14 कर दीजिए। अब देखिए कट सकते हैं, 7 से 5 बार जा सकते हैं, 7 से आप 2 बार काट सकते हैं इसको, 7 से 2 बार। अब एक काम करिए कि सीधा अगर आपको करना है 5 से आगे चल के भागना देना, तो 2 का गुणा यहाँ कर दीजिए, 2 का यहाँ 10 बन जाएंगे, 10 बनेंगे तो सीधा एक अंक बाद डेसिमल लग जाएगा। तो सीधा 2 का गुणा दोनों साइड कर लीजिए, इधर भी कर दो इधर भी कर दो। अब देखिए x की वैल्यू क्या आएगी, 4 मतलब 16 का मतलब 1, 68 और 1 69। अब यहाँ पे 10 है, 10 नीचे जाएगा तो 1 पॉइंट बाद सीधा डेसिमल बन जाएगा, 69.6 आपका आंसर होगा। तो 2 का मल्टीपल हमने इसलिए कर दिया क्योंकि ये नीचे जाके हमें 5 से भागना देना पड़े, 10 बन गया था, 10 बनेगा तो सीधा डेसिमल लग जाएगा। तो ये अपनी सुविधा के अनुसार आप संख्याओं को एडजस्ट कर सकते हैं, कब कहाँ गुणा करना है, कब क्या करना है। अगले सवाल पे चलते हैं। ये कह रहा है वास्तविक संख्याओं का समांतर माध्य 110 है, यदि वह 10 संख्याओं में 12.5 से प्रत्येक में वृद्धि की जाए, अन्य 10 संख्याओं में से प्रत्येक में 15 की वृद्धि की जाए तथा 5 संख्याओं में कोई परिवर्तन न किया जाए, तो समांतर माध्य का नया मान ज्ञात कीजिए। देखिए पहली 10 संख्याएं, टोटल 25 संख्याएं, इन 25 संख्याओं का जो एवरेज है वो 110 दे दिया सवाल में, 110 है। अब पहली 10 संख्याएं, इन पहली 10 संख्याओं में हर एक में 12.5 की वृद्धि की गई है। 12.5 का मतलब 25/2 की वृद्धि की गई एक संख्या में, एक संख्या में 25/2 की वृद्धि की गई। और अगली 10 संख्याएं हैं, उन संख्याओं में हर एक में 15% की वृद्धि की गई। तो एक संख्या में 25/2 की वृद्धि, 10 संख्याओं में टोटल कितने की वृद्धि हो जाएगी, 2 से काटेंगे 5 बार, 125 की टोटल वृद्धि। अगली 10 संख्याओं में हर एक में 15 की वृद्धि, अगली 10 संख्याओं में टोटल कितनी वृद्धि, 150 की। इस तरह से टोटल कितनी वृद्धि हो गई, 2, 5 और ये 7 और ये 275 की वृद्धि हुई। 275 की टोटल वृद्धि हुई, तो ये तो योग है और संख्याएं टोटल कितनी है 25। तो योग बटे संख्याएं अगर हम कर देंगे तो हम ये बता सकते हैं एवरेज में कितनी वृद्धि हुई। योग में 275 की वृद्धि, संख्याएं 25 हैं, 25 से भाग कर दीजिए तो आपकी एवरेज में वृद्धि आ जाएगी, कितनी रहेगी, 25 से एक बार 2, फिर 25 से एक बार। टोटल एवरेज में 11 की वृद्धि हुई, 11 प्लस कर दिए, ये 1, ये 2, ये 1, टोटल जो है अब नया जो एवरेज आएगा वो आपका 121 होगा। तो 121 पहला आंसर है।
देखिए इस सवाल में और ज़्यादा कुछ बन नहीं सकता शॉर्ट, संख्याएं भी कीजिए, कैलकुलेशन भी कीजिए, कोई जो है इधर उधर करने की ज़रूरत नहीं है, इस तरह से आसानी से आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल चलते हैं। सचिन ने क्रमशः पहला पेन 630 रुपये और दूसरा पेन 722 रुपये में खरीद डाला उसने। वह पेन 70% लाभ पर, पहला वाला 70% लाभ पर बेचता है, लेकिन खरीद के कीमत के मोल भाव खरीदार कीमत के लिए मोल भाव करता है, 9% की छूट दे देता है उसको, ठीक है। और उसने दूसरा पेन 71% के लाभ पर बेचा, इस लेन देन में उसे कितना लाभ हुआ। पहला पेन है वो 630 रुपये का है, सवाल ये कहता है पहला पेन 630 का है, दूसरा वाला पेन 622 रुपये का है। अब दूसरा वाला जो पेन है उस दूसरे वाले पेन पे तो सीधा कह दिया इसने कि 71% का लाभ होता है, 71% का लाभ होता है। तो यहाँ से हम लाभ निकाल सकते हैं, 622 का 71% निकाल देंगे तो दूसरे पेन पर जितना भी लाभ हो रहा है वो आ जाएगा। लेकिन पहले वाले पेन में उन्होंने नहीं कहा है कि सीधा सीधा, पहले वाले पेन में थोड़ा मोल भाव हो गया। मोल भाव कैसे हो गया, तो पहले वाले पेन को अगर हमें पता करना है कि कितने रुपए का लाभ होगा तो ये पता होना चाहिए कि कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है। भाई पहले वाले पेन पर तो अभी हमें यही पता नहीं है कि लाभ हो रहा है या हानि हो रही है। पहले वो 70% पर बेचने का वादा करता है, मोल भाव होता है तो 9% की छूट भी दे देता है। तो पहले वाले पेन पे पहले हमें ये पता करना है कि लाभ हो रहा है या हानि हो रही है, वो कितने प्रतिशत रही है, तभी हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि इतने प्रतिशत लाभ हो रहा है। तो एक काम करते हैं, इसमें हम CP मान लेते हैं पहले पेन की, थोड़ी देर के लिए 100 है। पहले उसने बेचने का विचार किया कि 70% लाभ पर बेच देंगे, मतलब 170 पर, लेकिन ग्राहक बदमाश था। ग्राहक ने क्या किया, मोल भाव किया। ग्राहक ने मोल भाव किया तो ग्राहक कह रहा है इसको हम 9% की छूट पे दीजिए। आपने 170 बताया, मोल भाव में 9% की छूट दीजिए। 9% की छूट का मतलब 91% में हमें दीजिए, 91% में दे दीजिए। तो 90 तो आप ग्राहक कितने में खरीद रहा है, देखिए परसेंट से 1 जीरो तो डायरेक्ट कट जाएगा। 91 17 का मतलब 7 और 153 154 थोड़ा साफ साफ लिखते हैं, 154 और 7 आएगा यहाँ पे, 154 और 7, तो ये 154 7, एक पॉइंट बचा है तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। तो 154 मतलब 100 रुपये की चीज़ को इस तरह से पूरा मोल भाव होके फाइनली वो कितने में बेच देता है, 154.7 में बेचता है, मतलब 54.7% का लाभ हो गया, ये लाभ होगा। हमने दूसरे पेन पे भी पता कर लिया है कि उसको प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 54.7 का, तो 54.7 का यहाँ गुणा कर दीजिए, 54.7%, ये लाभ हो रहा है। अब यहाँ से भी लाभ निकाल देंगे हम, पहले पेन पे कितना लाभ हुआ और दूसरे पेन पे भी लाभ हुआ। देखिए कैलकुलेशन अभी भी आपके लिए बहुत क्रिटिकल है, इसलिए हम एक बार ऑप्शन पर नज़र मारेंगे। ऑप्शन पर जैसे ही हम नज़र मारेंगे तो ऑप्शन पर जैसे ही हम नज़र मारने जा रहे हैं तो हमें ये पता चला कि लास्ट यूनिट डिजिट तो 2 ऑप्शन मैच कर रहे हैं, मतलब यूनिट डिजिट से काम नहीं बनेगा। तो फिर हम क्या करेंगे कि लास्ट 2 डिजिट पे कैलकुलेशन कर देंगे, लास्ट 2 डिजिट सभी के अलग अलग निकालिएगा। अब इसका गुणा इसमें कीजिएगा और यहाँ पे भी गुणा कीजिएगा, कितना नंबर आता है देखिए। अब लास्ट 2 डिजिट का मल्टीपल करना है, देखिए 1 जीरो से तो ये पॉइंट हट ही जाएगा, दोनों जगह परसेंट सेम हो जाएंगे। तो 63 इंटू में 47 करके देखिए, 63 इंटू में 47। अब 21 का मतलब 1 आ जाएगा, 42 का मतलब 2 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 630 ही है ना। हाँ 4 3 गुणा 7 630 54 47, हाँ सही है। 21 का मतलब 1 और 2 और 42 और 2 44, 4 आएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ये 4 आएगा, यहाँ पे 4 लिखिए। अब 4 का गुणा करेंगे तो 2 आएगा, ये 1 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा, 61 आएगा। तो इसको गुणा करके हमने देखा इसके लास्ट 2 डिजिट 61 आए। इसी तरह से दूसरी संख्या का भी देखिए कितना आता है, दूसरी संख्या को गुणा करिएगा। दूसरी वाली संख्या को गुणा करेंगे तो ये 1 का होगा 22 वैसे ही आ जाएगा, 7 का होगा 14 का मतलब 4 62। इसका गुणा करेंगे तो लास्ट के 2 डिजिट कितने आएंगे, 62 आएंगे, 62 आएंगे। अब इनको ऐड कर दीजिए, पहले वाले पर लाभ होता है 61 का, दूसरे पर 62 का, ऐड करेंगे तो ये 3 आ जाएगा, 6 2 12 मतलब 2 23 कौन से में आ रहा है लास्ट में ऑप्शन में, तो ये आ रहा है 857.23 रुपये का जो है लाभ होगा उसको। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं।
ए बी सी डी समांतर हैं, एक तिर्यक रेखा पी क्यू है, ए बी और सी डी को ई और एफ पर प्रतिच्छेद करती है। पी ई बी 56 दे रखा है, बी ई जी 32, 56, 32 और 47, ई जी एफ की माप कितनी होगी। देखिए सवाल कह रहा है कि ए बी और सी डी दो समांतर रेखाएं, तो दो समांतर रेखाएं बना लीजिए। एक ए है, एक बी है, एक सी है और एक डी है। ए बी और सी डी समांतर है, इन दोनों को पी क्यू एक रेखा है जो इन दोनों को प्रतिच्छेद करती है। पी क्यू ए बी को ई पर प्रतिच्छेद करती है और सी डी को एफ पर प्रतिच्छेद करती है। इनके बीच में एक बिंदु जी है, यहाँ पे हम पॉइंट एक जी मान लेते हैं, एक पॉइंट जी है। अब पी ई बी एंगल दे दिया हमें, पी ई बी ये वाला एंगल 56 डिग्री दे दिया पी ई बी, और ये वाला भी दिया है बी ई जी, ये वाला एंगल दे दिया एक, ये एंगल दे दिया है 32 डिग्री बी ई जी, ये वाला 32 डिग्री दे दिया, और एक एंगल और दिया है ये वाला एंगल जी एफ ई दे दिया है 47 डिग्री, ये वाला 47 डिग्री। अब हमसे पूछा है ई जी एफ, ये एंगल पूछा है, ये वाला एंगल कितना होगा। आप ध्यान से देखिएगा कि ये लाइन पूरी 180 की है, 180 की नहीं तो 180 छोड़िए। सबसे पहले ये पूरा एंगल कितने का आया, यहाँ से यहाँ तक 8 हो जाएगा, 88 डिग्री का ये एंगल है यहाँ से यहाँ तक। अब बी जी ट्रेंगल को हम ध्यान से देखें, इस वाले ट्रेंगल को, ये जो बी जी वाला ट्रेंगल है, ये वाला, ये बी जी जो ट्रेंगल है, इस ट्रेंगल को ध्यान से देखिएगा तो इसका ये एंगल एक एक्सटीरियर एंगल बन रहा है पूरा यहाँ से यहाँ तक, ये एक्सटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर एंगल यानी कि बाह्य कोण, बाह्य कोण हमेशा अपने दो आंतरिक कोणों के योग के बराबर होता है, इन दोनों का योग बाह्य कोण होगा। तो अब इसमें से अगर इसको माइनस कर देंगे तो ये वाला आंतरिक कोण आ जाना चाहिए, क्योंकि इन दोनों का योग 88 है। 88 में से 47 माइनस करेंगे तो 1 आएगा और ये 41, तो 41 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका चौथा ऑप्शन होगा ये 41 डिग्री। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। राजेश के पास 156 लीटर तेल ए और 256 लीटर तेल बी है। वह कई समान कंटेनरों को दो प्रकार के तेल से इस तरह भरता है कि प्रत्येक कंटेनर में केवल एक प्रकार का तेल होता है और सभी कंटेनरों को पूरी तरह से भरे होते हैं। राजेश द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्रत्येक कंटेनर का अधिकतम आयतन कितना होगा, ताकि राजेश के पास मौजूद दोनों प्रकार के संपूर्ण तेल को इन कंटेनरों में भरा जा सके। देखिए सवाल में लैंग्वेज जो दे रखी है वो लैंग्वेज तो आपको ऐसा दे रखा है कि बहुत ज़्यादा टफ है सवाल, लेकिन सवाल टफ नहीं है। जैसे सवाल को करते हैं, देख वो कह रहे हैं कि ए प्रकार का तेल है, राजेश नाम के कोई व्यक्ति हैं, उन पे 156 लीटर तो ए प्रकार का है और बी प्रकार का है वो है 256 लीटर का, 256 लीटर जो है बी प्रकार का तेल है। अब ये कह रहे हैं कि इनको ऐसे छोटे छोटे हमें कंटेनर लेने हैं जिन कंटेनरों हमें एक ए प्रकार का तेल भरें तब भी कंटेनरों में पूरी तरह भर जाए, और बी प्रकार का तेल भरें तब भी उन कंटेनरों में पूरी तरह से भर जाए, बी प्रकार का भी तेल पूरी तरह भर जाए, बचना नहीं चाहिए कुछ भी, मतलब इस तरह से हमें कंटेनर लेने हैं। तो देखिए अब ए और बी प्रकार दोनों प्रकार के जो तेल हैं इनको सेम कंटेनरों में भरना है। तो सबसे पहले क्या है कि इस सवाल में कुछ नहीं पूछा, आपसे SCF पूछा है। अब SCF क्या होता है, SCF होता है इनके डिफरेंस होगा, SCF या तो डिफरेंस होता है संख्या होगा या डिफरेंस का गुणनफल, तो डिफरेंस आ रहा है 100। अब 100 के आप 100 से तो ये डिवाइड नहीं है, फैक्टर कीजिए। देखिए इसमें एक विषम संख्या 25 है और ये सभी सम संख्या हैं, ठीक है, विषम संख्या 25 है। अब इसमें ये बताइए अगर इसके फैक्टर करेंगे, 25 एक संख्या है, 25 से कोई संख्या कब डिवाइड होती है, जब लास्ट के 2 डिजिट 00 हों या फिर 25 के मल्टीपल हों। तो ऐसा तो कुछ है नहीं, इसका मतलब 25 से ये डिवाइड नहीं होगी, तो 25 तो इसमें से हटाना ही पड़ेंगे। 25 × 4, अब बच गया 4, 4 से चेक करते हैं दोनों डिवाइड है, तो लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो जाना चाहिए। दोनों संख्याओं में लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रहे हैं, 14 चौको 56, 14 चौको 56, इसका मतलब इनका SCF 4 आया, SCF आ गया 4। अब देखिए अगर 4-4 लीटर के आप यदि कहीं कंटेनर लेंगे तो ये वाला तेल भी आप पूरी तरह से भर सकते हैं। कुछ कंटेनर और 4-4 लीटर के लेंगे सभी, तो ये वाला तेल भी आप बी प्रकार का भी पूरी तरह भर सकते हैं। इस तरह से आंसर हो जाएगा आपका 4। तो हमें 4 लीटर का कंटेनर लेना है जिसमें चाहे हम ए प्रकार के तेल को भरें 4-4 लीटर के कंटेनरों में, चाहे हम बी प्रकार के तेल को भरें, ये पूरी तरह भर जाएगा। अब देखिए सवाल ये कितना आसान था, केवल आपसे SCF पूछा था, लेकिन लैंग्वेज कैसी दे रखी थी, इतना बड़ा बना के इन्होंने दिए, कहीं राजेश हैं कहीं कोई है। तो सवाल इस तरह से NTPC आज के समय में डाल रही है,
ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमने लैंग्वेज देखा और लैंग्वेज देख के हम आगे बढ़ गए, ये भी हमें नहीं करना है, क्योंकि सवाल को एक बार रीड करने की भी बाद हमें बढ़ना है। संख्याएं भी इस सवाल में इजी दे रखी हैं, देखो संख्याओं में भी नहीं फंसाया है, एचसीएफ भी बिल्कुल आसानी से ले सकते हैं, बड़ी संख्या नहीं है, बड़ी इजीली तरीके से एचसीएफ निकल रहा है। तो ऐसे सवालों को हमें ध्यान करना है, केवल रीड करके नहीं पढ़ना है। अब कई सवाल ऐसे होंगे जो बहुत छोटे होंगे लेकिन प्राइम नंबर दे रखे, तो सबसे पहले जैसे ही प्राइम नंबर देखे तो उसको छोड़ दो। जो प्राइम नंबर वाले क्वेश्चन हैं उनको हम कब करेंगे, उनको हम जब करेंगे एक बार हम सारे क्वेश्चंस देख लेंगे, जो पहले आसानी से हो रहा है उन सभी को करते जाएंगे, जो प्राइम नंबर पे बच जाएंगे उनको हम बाद में कर लेंगे। देखने में क्वेश्चन भले ही छोटा लगेगा आपको प्राइम नंबर वाला, लेकिन वो कैलकुलेशन इतनी पकड़ जाता है कि बहुत ज़्यादा टाइम ले जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से भी सवालों पे ध्यान देना है हमें। ऐसे आपको अंदाज़ा लग रहा होगा कि पेपर किस तरह का आ रहा है। और ये जो भी पेपर हैं इन सभी पेपरों की हम PDF भी डाल देंगे। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल पे चलिए। एक डेस्क का अंतक मूल्य 7,725 है, जो क्रय मूल्य से 25% है, इसे अंकित मूल्य पर 4% की छूट पर भेजा जाता है, लाभ प्रतिशत बताइए क्या। देखिए ये सवाल जो है NTPC इस तरह का एक सवाल हर प्रकार के पेपर में डाल रही, सभी पेपर को आप उठा के देखेंगे कहीं ना कहीं मिल जाएगा इस तरह का एक पेपर। तो देखिए प्रतिशत में वैल्यू पूछिए, सबसे पहले प्रतिशत में वैल्यू पूछी जाए तो ये जो रियल वैल्यू दे रखी होती है इससे हमें कुछ लेना देना नहीं, इसको भूल जाइए। बस इसको ध्यान रखना है कि क्रय मूल्य से अंकित कितना ज़्यादा किया है 25%, और लाभ और अंकित मूल्य पर 4% की छूट दी जा रही है, छूट 4% है। तो देखिए अब CP को हम 100 मान लें, 100 CP मान ली। अब MRP हो जाएगी आपकी 25 ज़्यादा अंकित किया है तो MRP 125 हो जाएगी, क्रय मूल्य से 25% ज़्यादा। अब इस पे छूट दे दी, इसने छूट दे दी 4% की, सेलिंग प्राइस बता दीजिए। 4% की छूट का मतलब 1/25, 1/25 का मतलब 24/25 में भेज दिया, तो गुणा 24/25 कर दीजिए। 25 से आप इसको काटेंगे 5 बार, 24 पंचे 120, 120 रुपये में फाइनली उसने बेच दिया। 100 की चीज़ को 120 में बेचा तो 20% का जो है उसने क्या कर लिया, लाभ कमा लिया। तो 20% का लाभ है, ये आंसर बन जाएगा। देखिए इस तरह से सवाल को किया जा सकता है। रियल वैल्यू से हमें सबसे पहले यहाँ ध्यान देना है कि हमें प्रतिशत में पूछा जा रहा है तो हमें इस रियल वैल्यू से कुछ लेना ही देना नहीं है, डायरेक्ट जाएंगे हम। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। 26, 40, 22, 34 में से प्रत्येक में x जोड़ा जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात में होती हैं। इस सवाल को हम दो तरह से बता देंगे, ठीक है, दोनों बेस्ट तरीके से बताएंगे। ये कह रहा है 26, 40, 22 और 34, 26, 40, 22 और 34, 22 और 34, ये चार संख्याएं। अब ये कह रहे हैं इसमें भी कुछ जोड़ा जाए, सभी संख्याओं में कुछ ना कुछ हम ऐसी कौन सी संख्या जोड़ दें कि इन दोनों का जो रेशियो वही इन दोनों का रेशियो बन जाना चाहिए। ऐसी हमें कोई संख्या निकालनी है, इनमें क्या जोड़ा जाए। इस तरह के सवाल को कैसे करने हैं, देखिए सबसे पहले बीच में एक लाइन खींचिए, इन दोनों का डिफरेंस लीजिए और इधर से इन दोनों का भी डिफरेंस लीजिए। इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा आपके पास 2, 12 है, इन दोनों का डिफरेंस 4 और 1, 14 आ जाएगा। अब करना क्या है, अब करना आपको ये है कि ये जो डिफरेंस आएगा इस डिफरेंस से आप पहली संख्याओं में गुणा करेंगे 12 का, लेकिन पहली संख्या में क्रॉस में गुणा करेंगे। अब देखिए अभी क्रॉस में हम गुणा कर रहे हैं तो 12 और 26 का गुणा होगा, 14 और 22 का गुणा होगा, तो ये संख्या भी बड़ी है। तो एक काम कर दीजिए, अगर ये कट नहीं है तो इनको छोटा बना लीजिए, 2 से 7 बार कट जाएंगे, 2 से 6 बार। अब क्रॉस में गुणा कीजिए, इसका 22 से कर दीजिए और इसका 26 से कर दीजिए। अब 22 7 154, ये आ रहा है 154, और 22 7 154, 6 36, 3 12 3 15, 156 ही आ रहा है, 26 गुणा 6 156। अब इन दोनों का डिफरेंस लेना है, क्रॉस में गुणा करने के बाद अंतर लेना है, कितना आता है, ये अंतर ले लिया। अब जो हमें संख्या इन सभी में जोड़ना है ना कि कौन सी संख्या जोड़ी जाए, मान के चलिए हमने x जोड़ रहा है तो x के बराबर में लिख दीजिए इसको, हम वही संख्या x निकाल देंगे। अब इनका क्रॉस में गुणा करिए, अंतर ले लिया, इन दोनों का अंतर और ले लीजिए, कितना आ रहा है 1, उस 1 से डिवाइड कर दीजिएगा। अब x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 2, हमें ये संख्या मिल गई है 2, मतलब 2 एक ऐसी संख्या मिल गई कि अगर हम इसमें भी 2 जोड़ें, इन सभी संख्याओं में अगर 2 जोड़ेंगे फिर इनके रेशियो निकालेंगे तो ये संख्या समानुपात में आ जाएगी। तो 2 आ गई। अब हमसे वैल्यू पूछी है 22 समानुपात 22, 4x और अंडर रूट में। अब देखिए यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे आप, हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि बाहर वाली का गुणा कर दीजिए, ये जो पूछा इस तरह का समानुपात का साइन जो लगा है आपके सामने,
इसमें क्या करेंगे कि बाहर बाहर वाली का गुणा करेंगे अंदर अंदर वाली का, तो अंदर अंदर वाली का गुणा कितना आ जाएगा, वाई स्क्वायर बराबर बाहर बाहर वाली का गुणा आ जाएगा 4x अंडर रूट में 7x माइनस 6, 4x अंडर रूट में 7x माइनस 6। देखिए अब x की वैल्यू हमने 2 निकाल दी है, क्योंकि प्रत्येक में x ही जोड़ रहे थे, इन्होंने कहा था कि x जोड़ा जाए, x की वैल्यू 2 आ गई। अब 2 यहाँ पर रख दीजिए तो y की वैल्यू आ जाएगी, ये 8 बन जाएगा, और ये रखेंगे 14, 14 में से 6 ये 8 बन जाएगा, 8 बार आ जाएगा, y की वैल्यू 8 होगी, 8 इसका आंसर बन जाएगा। तो एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका और देखिए, हम दूसरे तरीके से इसको हम कैसे कर सकते हैं, बिल्कुल इतना भी करने की ज़रूरत नहीं है आपको, सीधा आप ऑप्शन से हिट कर देंगे, सीधा सीधा आप ऑप्शन से ऐड कर देंगे। देखते हैं कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले इसकी जिसकी वैल्यू पूछी है उसको हम देखेंगे। इसकी वैल्यू पूछी है तो अंदर अंदर का गुणा बाहर बाहर का गुणा, तो अंदर अंदर का वाई स्क्वायर आ जाएगा, बाहर की संख्या कितनी हो रही, एक 4x आ रही, ब्रैकेट में 7x माइनस 6, 7x माइनस 6। अब ये बताइए जो y की आप वैल्यू निकालेंगे तो ये 4 है, इसमें से तो 2 बाहर आएगा, सीधी सी बात है, 2 तो बाहर आना ही आना है इस 4 में से। अब ये संख्या बच जाएगी और ये x आ जाएगी, ये पूरा नंबर बच गया। अब इस नंबर को x और 7 माइनस 6 को, इसको भी जब आप सॉल्व करेंगे तो कुछ ना कुछ यहाँ से भी बाहर आ रहा होगा, तो हमने मान लिया कि q यहाँ से बाहर आ रहा होगा। अब यहाँ से q बाहर आ रहा है। अब y की जो भी वैल्यू होगी वो 2 के मल्टीपल में होगी। अब 2 के मल्टीपल में हम ऑप्शन देखेंगे तो एक तो 2 मिलता है और एक 8 मिलता है। अब बताइए 2 आंसर नहीं हो सकता है, 2 इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि 2 तो 4 से ही बाहर आ जाएगा, और ये जो संख्या बच गई इससे कुछ बाहर आएगा, q बाहर आएगा, तो 2 का गुणा होकर जो हमें 2 का मल्टीपल मिलेगा वो 2 से तो बड़ा मिलेगा, तो 2 से बड़ा एक ही ऑप्शन है आपके पास 8। तो डायरेक्ट हम ऐसे भी आंसर लगा सकते थे, हमें ज़रूरत नहीं है इतना सब करने की। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अतुल का वेतन 10,000 रुपये प्रति माह है, 6,000 उसने घर के किराए पर कर दिए, 2,500 बिलों पर खर्च कर दिए, और बाकी धनराशि उसकी मासिक बचत है 10,000 में से। एक साल में उसकी बचत ज्ञात कीजिए। ऐसी उस जन्मदिन के महीने में उसने अपनी सारी मासिक बचत खर्च कर दी। एक साल की टोटल बचत देखो इनने हमसे पूछी है। नहीं 10,000 वो तो हर महीने कमा रहा है, 6,500 घर पे खर्च, 6,000 घर पे खर्च कर दिया और 2,500 रुपये बिल पे खर्च कर दिए, तो 6,500 और 2,500, 8,500 उसने टोटल खर्च कर दिए, 8,500 उसने टोटल खर्च कर दिए। 8,500 खर्च कर दिए और 10,000 वो कमाता है, जिसमें घर बिजली पर 8,500 खर्च कर दिए। उसने एक महीने में बचाए कितने, 2,500 रुपये बचा, नहीं कितने, 1,500 रुपये बचा लिए। एक महीने में उसने 1,500 रुपये बचा लिए, ठीक है, एक महीने में उसने 1,500 रुपये बचा लिए, ये 1,500 रुपये उसने एक महीने के भीतर बचा लिए। अब ये बताइए देखो कितना अच्छा व्यक्ति है कि 10,000 में से 8,500 वो खर्च कर रहा है, बच रहा है केवल 1,500 रुपये, मतलब लग्जूरियस पे वो इतना खर्च कर देता है, बचत केवल 1,500 रुपये। कोई ना कोई जो है, कमाई तो ज़्यादा नहीं है लेकिन खर्चे उसके अच्छे हैं। अब 1,500 रुपये उसने एक महीने में बचा लिए हैं, ये बचत है एक महीने के भीतर। अब हमसे पूछिए कि 12 महीने में कितने बचेगा, तो 12 का गुणा कर दीजिए, 15 12 करेंगे तो 180 आ जाएगा, 2 जीरो ये आ जाएंगे, 18,000 जो है आंसर आ जाएगा। टोटल एक साल में 18,000 बचाता है। अब देखिए अब इतनी कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, 15 गुणा 12 गुणा नहीं करते रहेंगे, ये प्रैक्टिस से आपको भी चीज़ें आने लगेंगी, जैसे हमने किया है वैसे कि 15 गुणा 12 180 होता है। प्रैक्टिस से आएंगी, जब कई बार सवाल गुजरता है आपका, कई बार 15 गुणा 12 आपकी कैलकुलेशन से गुजरेगा तो डायरेक्ट 180 आपको भी आ जाएगी। तो कई जगह जो है ऐसे ही स्पीड बढ़ेगी धीरे धीरे। नेक्स्ट सवाल में देखो, ऐसा सवाल पीछे करेगा, सेम सवाल फिर दे दिया इन्होंने, बिल्कुल कुछ भी डिफरेंस नहीं है इस सवाल में, सेम सवाल है बस डाटा चेंज है। 5400 दे दिया और व्यास यहाँ पे 144 दे दिया, बस ये अंतर है। लंबवृत्तीय शंकु है। देखो शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ऊंचाई फिर से पूछिए, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 5400 पाई है, 5400 पाई वक्र पृष्ठ का। पहले बेसिक करते हैं फिर वैसे भी कर देंगे। पाई आर एल, पाई आर की वैल्यू 144 डायामीटर है तो रेडियस हो जाएगी 72, गुणा में एल कर दीजिए, इक्वल में कर दीजिए। अब 9 से कट सकते हैं 6 बार और 9 से कट सकते हैं 8 बार, 2 से 3 बार और 2 से 4 बार, 4 से 25 यानी कि 75 आ जाएगा। एल आ गया आपके पास 75, सही है ना, 4 से 25 थी 75, एल 75 मतलब त्रियक ऊंचाई, त्रियक ऊंचाई का मतलब स्लैंट हाइट आ गई आपके पास। तो ये शंकु है। अब इसमें से स्लैंट हाइट आपको 75 है,
जिसमें से रेडियस आपको दे दी कितनी 72 दे दी। अब ये कट सकता है, 3 से कट सकता है, 3 से ये 25 बार कट सकता है और 3 से ये 24 बार कट सकता है। तो स्लैंट हाइट रेडियस का रेशियो 25-24 आया। अब देखो 24-25-7 ट्रिपलेट होती है, 24-25-7 ये ट्रिपलेट होती है। अब जिसमें से 24-25 तो आपके पास ये दोनों हैं, हाइट कितनी बच गई 7 बच गई। अब ये 25 ना होकर कितना गुना है 3 गुना है 75, तो इसमें भी 3 का गुना कर दीजिए, 21 आंसर आ जाएगा। 24-25 ये 7 हो गई, 3 गुना ये 3 को ये गुणा इसमें भी कीजिए तो 21 आ जाएगा, 21 आपका आंसर हो जाएगा ऐसे। अच्छा दूसरा हमने जो सेकंड तरीका बताया था, हमने कहा था कि ये जो दे रखा है इससे हमें कुछ मतलब नहीं है, 5400 पाई दे रखा है इससे कुछ मतलब नहीं है। अगर रेडियस दे रखी है तो हम ऊंचाई और स्लैंट हाइट भी बता सकते हैं। स्लैंट हाइट दे रखी तो हम रेडियस और हाइट भी बता सकते हैं। अब केवल एक मिल जाए हमें 3 में से अगर पूछा है तो। अब देखिए इसमें सीधी सी बात है, देखिए 3 चीज़ें मिलेंगी आपको। शंकु बनाए, शंकु में आपको 3 चीज़ें मिलेंगी। एक तो आपको ऊंचाई मिलेगी, देखो रेडियस, हाइट और एल, इनमें से कोई भी आपको एक देगा, वो दूसरी पूछ लेगा, इन दोनों में से कुछ भी पूछ लेगा। तो इस तरह से अगर सवाल में पूछा जाए कि इन तीनों में से एक दिया जाए, बाकी 2 में से कोई पूछे, तो आपको ये पूरा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा डायरेक्ट। एक हमें दे दिया कौन सा, ये वाला, यानी कि डायामीटर का मतलब रेडियस दे दी, रेडियस का मतलब 72 दे दी, 72 दे दी। अब ये 72 को हम लिख सकते हैं 3 गुणा 24, क्योंकि यहीं पे हमें ट्रिपलेट मिलती है, एक 3 पे मिलती है, एक 24 पे मिलती है। तो एक तो होता है 25, 24 और 7। अब तीन वाली ट्रिपलेट कहाँ पे मिलेगी, 3 वाली आपको ट्रिपलेट मिल जाएगी, 3 वाली ट्रिपलेट आपको कहाँ पे मिलेगी, 5 वाले में मिल जाएगी, 5, 4 और 3, इसमें ट्रिपलेट हमें मिल जाएगी 3 वाली। अब देखिए, अब यहाँ से अब रेडियस को एक साइड लगते हैं, ये तो एल हो जाएगी, और रेडियस हमेशा 24 और 3 के मल्टीपल में होगी, तो इसको ऐसे कर लीजिए। अब लास्ट में हम रेडियस को लिख लेते हैं, इसको थोड़ा करेक्ट कर लेते हैं। देखिए 24 तो 24 हो जाएगी, रेडियस सीधी बात है 24 और 3 में से कोई हो सकती है, तो हमने ये लिख दिया। अब आपके पास 24, 25, 24, ये 7 बच जाएगा, ये 7 बचा, ठीक है, नहीं, हाँ 7 बचा है, तो ये 7 बचा है। अब ये देखिए एल हमेशा एच और आर दोनों से बड़ी होगी, आर तो पहले ही से फिक्स है, 3 और 24 में से एक होगी, इनमें ही से कोई है 3 या 24 में, तो या तो ये वाली ट्रिपलेट होगी या ये होगी। अब हम ऑप्शन की साइड थोड़ा सा ध्यान दें, ऑप्शन की साइड जाते हैं। अब हमें अगर हम यहाँ से कंपैरिजन करें कि ये 3 ही दे रखी है, 3 अगर रेडियस मान के चलेंगे तो हाइट 4 हो जानी चाहिए, क्या 4 ऑप्शन में है, 4 ऑप्शन में नहीं है, ठीक है, तो ये वाली ट्रिपलेट इसका मतलब नहीं है, क्योंकि रेडियस अगर ये 3 लेके चलेंगे, आप ये 3 रेडियस लेके चलेंगे यहाँ से, तो 3 की वैल्यू 3 ही आएगी, 4 की वैल्यू 4 ही आएगी, तो 4 ऑप्शन में है क्या, नहीं है, तो ये वाली ट्रिपलेट कैंसिल। अब आते हैं दूसरे पे, दूसरे में रेडियस अगर 24 आप लेके चल रहे हैं, 24 लेके चल रहे हैं, तो हाइट 7 होगी। अब ये दूसरे में रेडियस 24 ना हो गए, रेडियस कितनी है 72 है, सॉरी इसको पहले हम देखते हैं, सही करेक्ट कीजिए इसको देखिए अब 3 के मल्टीपल में रेडियस है, सेकंड ट्रिपलेट ही हम पहले देख लेते हैं, सबसे पहले सेकंड ट्रिपलेट को देखते हैं। देखिएगा 3 गुणा 24, क्योंकि ये बात समझ में आनी बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ से रेडियस, यहाँ से मल्टीपल मिला, 3 और 24 में से कोई रेडियस एक होगी। अब हमने मान लिया कि 3 ही रेडियस थी, 3 रेडियस थी, तो ये 3 ना होकर रेडियस है कितनी 72 है, 72 का मतलब कितना है 24 का मल्टीपल है, 24 का मल्टीपल, तो हाइट भी 24 का मल्टीपल होगी, यानी कि 96 होगी। अब देखो ऑप्शन में 96 है, नहीं है, तो ये वाली ट्रिपलेट कैंसिल। अब आते हैं हम पहली वाली ट्रिपलेट पे, तो अब ये रेडियस 24 मान के चलते हैं, 24 अगर रेडियस 24 वाली अगर ट्रिपलेट है तो रेडियस 24 ना होकर कितनी है 72, कितनी गुना है 3 गुना, तो हाइट भी कितनी गुना हो जाएगी 3 गुना। जब इसका 3 गुना करेंगे तो कितनी आएगी हाइट 21 ऑप्शन में है, 21 ऑप्शन में। ऐसे भी हम डायरेक्ट लगा सकते हैं, हमें ज़रूरी नहीं कि पूरा हम सवाल को कैलकुलेट करें, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। देखिए किसी वृत्त की एक जीवा द्वारा उसके केंद्र पर बनाए गए कोण परिधि की वृत्त की परिधि के किसी भी बिंदु पर बनाए गए कोण का अनुपात कितना है परिधि पर। अब देख ये तो सीधे थ्योरम होती है, केंद्र पर जो एक जीवा ले लो, इस जीवा के द्वारा जो केंद्र पर कोण बनेगा और जो परिधि पर कोण बनेगा उससे हमेशा दोगुना होगा, ये अल्फा होगा तो ये 2 अल्फा होगा। अब केंद्र पर 2 अल्फा है
और प्रदीप और अल्फा है, इन्हीं का रेशियो पूछा है, तो 2:1 का आंसर बन जाएगा। ये आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, सवाल क्या कह रहा है कि 37 किलोमीटर की दूरी तय करते समय एक व्यक्ति ने देखा कि 1 घंटे 15 मिनट तक साइकिल चलाने के बाद उसके द्वारा तय की गई शेष दूरी 4/3 थी। शेष दूरी की 4/3 थी, उसकी चाल क्या है? 37 किलोमीटर की एक दूरी है। अब 37 किलोमीटर की दूरी वो कवर करता है और कितने टाइम तक चलता है? 1 घंटे 5 मिनट प्लस में 5 मिनट, 5 को घंटे में चेंज कर दीजिए 12 बार, 60। नीचे आ जाएगा आपका कितना? 60। इसको भी आवर में चेंज करिए, 60 कर दीजिए, तो ये 5 1/12 बन जाएगा। 1/12, 12 और 1 13/12, 13/12 आ जाएगा, इतने घंटे। अब जो व्यक्ति है उसने साइकिल चलाई 13/12 घंटे तक। इस तरह से उसने जो दूरी तय की वो शेष दूरी की 4/3 है। ये शेष दूरी मान लेते हैं। अब शेष दूरी की 4/3 है, शेष दूरी की 4/3। अब देखिए, इसको अगर 3 मान लेंगे तो इसका 4/3 सीधा निकालेंगे तो ये 4 आ जाएगी, तो शेष दूरी का 4/3 आ गई। अब 4 तो उसने तय कर ली, कितने? 13/12 घंटे में, 13/12। ये सही आ रहा है। ये कितना? 1 प्लस में 5 से 1/12, 12 और 1 13, सही है। अब शेष जो दूरी थी आपकी, शेष जो दूरी थी, शेष दूरी 3 बच गई, तय उसने 4 कर ली। इस तरह से 4 कवर हो गई, 3 अभी बची हुई है, तो टोटल दूरी 7 हुई। और 7 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 37 दे रखी है। तो यहाँ से 1 की वैल्यू आ गई, तो तय कितनी कर ली उसने? 4 दूरी तय कर ली है, तो 4 का गुणा कर देंगे, 4 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी। तय की गई दूरी आ गई, और ये दूरी उसने कितने समय में की है? 13/12 घंटे में। हमें निकालना स्पीड है, तो बटे में कर देंगे 13/12, 13/12। आप देखिए, इसको सॉल्व करिए आगे। 37 × 4 आ जाएगा, डिवाइड बाई 7 आ जाएगा। ये 13 ऊपर जाएगा तो पलट जाएगा, ठीक है। अब ये 13 है, ऊपर जाएगा तो ये पलटेगा। ये इतना बहुत फ्रैक्शन बन गई, 1 2 3 4। हाँ, ये जस्ट अपोजिट बन जाएगी, 12/13 बन जाएगी, इंटू में 12/13, ये बन जाएगी। अब देखिए, अब ये कैलकुलेशन है। देखो, इधर प्राइम नंबर है, इधर भी प्राइम नंबर है, इधर भी प्राइम नंबर है। हमने ये बात थोड़ी देर पहले बोली थी कि सवाल तो बहुत छोटा और सरल होगा, लेकिन ये संख्याओं में उलझा देगा। कई बार लैंग्वेज बहुत ज़्यादा दे देगा, लेकिन लैंग्वेज ज़्यादा देने के बाद कैलकुलेशन और सवाल इजी दे देगा। इस सवाल में RRB ने यही किया है कि सवाल को तो बिल्कुल छोटा दिया है, लैंग्वेज छोटी दी है, लेकिन प्राइम नंबर देखो 1 2 3, 3 प्राइम नंबर है। अब इस तरह के सवालों को हम डील कैसे करेंगे? देखो, अगर हम एक बार ऑप्शन पर नज़र देखेंगे, ऑप्शन में अगर कहीं हमें कुछ गुंजाइश मिल गई तो इसमें हम अप्रॉक्सीमेट का उपयोग कर लेंगे। अगर कहीं ऑप्शन नज़दीक हैं तो फिर उसमें कर ही नहीं सकते कुछ हम। अब ऑप्शन पे एक बार नज़र मारें तो देखो, यहाँ पे 4 का अंतर चल रहा है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अंतर है, यहाँ पे भी लगभग 3 का अंतर है। तो मतलब डिफरेंस काफ़ी है, हम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लेके चल सकते हैं, लगभग आंसर कुछ निकाल दें। तो लगभग आंसर के लिए आते हैं। अब ये बताइए, ये संख्या पूरी तरह कटेगी नहीं। अगर ऊपर 12 है, यदि कहीं हम इस 13 को भी थोड़ी देर के लिए 12 मान लें, 13 को अगर हम थोड़ी देर के लिए 12 मान लें, तो ये हिसाब किताब खत्म हो जाएगा, संख्या छोटी बन जाएगी बिल्कुल। तो अप्रोक्सीमेट हम आंसर निकाल लेंगे। तो देखिए, 12 से ये 12 फिर कैंसिल हो जाएगा, सीधा सा ये 13 कैंसिल हो जाएंगे, इसको हम 12 मान के चलें, 1 बचेगा। 4 का गुणा कीजिए, 28 2 12 है, और 2 14 है, डिवाइड बाई 7। 7 से डिवाइड करिए, 2 बार 14, 7 से 1 बार, 1 बच जाएगा, 7 से 1 बार। 21 पॉइंट के समथिंग आंसर आना चाहिए। अब ये बताइए, 21 पॉइंट से ज़्यादा आएगा या कम आएगा? अब यहाँ से डिसाइड होगा जहाँ आपने वैल्यू मानी है। जैसे 13 को आपने 12 माना है, मतलब नीचे की संख्या न्यूमरेटर को आपने छोटा कर दिया, न्यूमरेटर को छोटा किया तो आंसर जो आ रहा है वो आपका ज़्यादा आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है, ऑलरेडी यहाँ से ज़्यादा निकाल रहा है। तो ये जो आंसर आ रहा है, ये आंसर से ज़्यादा आ रहा है। ज़्यादा अगर ये आ रहा है, देखिए जैसे आपने y ले लिया, यहाँ पे x ले लिया। अब इसको जितना छोटा करते जाएंगे तो भागफल उतना ही बड़ा आ जाता जाएगा, एक्चुअली वैल्यू से बड़ा आएगा। तो ये जो 21 है, आपने न्यूमरेटर को छोटा किया, तो ये जो भागफल आपके पास आया 21 ये वास्तविक वैल्यू जो आनी चाहिए उससे ज़्यादा आया। तो वास्तविक वैल्यू क्या होगी? 21.1 से कम होगी। अब देखिए, 21.1 से कम कौन सी दिख रही? तो पहला ये आंसर दिख रहा है, ये पहला आंसर हो जाएगा।
इस तरह से हम सवालों को डील करना सीखना होगा, ऑप्शन पे भी नज़र माननी होगी, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन ले जाएगा लेकिन गलती ज़्यादा करवा जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। एक मीनार है, भूमि पर स्थित एक बिंदु से उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ठीक है, मीनार का दे रखा, शीर्ष वो है, मीनार के पास से 48 मीटर दूरी है। बिंदु मीनार के पाद से 48 मीटर दूर है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या है? एक मीनार कोई खड़ी है, यहाँ पे कोई बिंदु है, एक यहाँ से यहाँ तक की दूरी 48 मीटर दे दी है। मीनार से इस बिंदु से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री दे दिया है। टेन थीटा डराएंगे, ये 1 आएगा, ये √3 आएगा। अब देखिए √3 की वैल्यू, ऊंचाई हमसे पूछी है, ये मीनार की ऊंचाई, तो √3 की वैल्यू 48 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू निकाल दीजिए, 48/√3। एक ही यूनिट की वैल्यू हमें निकालनी है ऊंचाई, तो 16 × 48, 16√3 आंसर आ जाएगा, ये वाला आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल पे चलिए। एक पाइप किसी टंकी को 10 मिनट में भर सकता है, जबकि दूसरा पूरी तरह से भरे टैंक को खाली कर सकता है। यदि टैंक में दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को पूरी तरह से भरने में कितना समय लेगा? देखिए, अब 10 मिनट में भर रहा है, दूसरा वाला 20 मिनट में खाली कर रहा है, तो टैंक टोटल कितने का हो जाएगा? 10 × 20 का। इनका अंतर कितना आ जाएगा? 20 - 10। दोनों को एक साथ चालू किया जाएगा, नीचे बच जाएगा 10, 10 बचेगा, 1 0, तो ऊपर कितना आ जाएगा? 20 मिनट। दोनों का अगर एक साथ खोलेंगे तो 20 मिनट में टंकी भर जाएगी, ये दूसरा आंसर है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। ये सवाल बढ़िया दे दिया है, कहीं कैलकुलेशन में कर गए तो ठीक ही ठाक है, कहानी खत्म हो जाएगी आपकी। ठीक है, ये कह रहे हैं कि विद्यार्थियों की सांख्यिकी विषय में जो है x 28, 35, 56, 78 और 63, 65, 81, 79 ये संख्याएं दी हैं, जहां x और y न्यूनतम और उच्चतम अंक हैं। सबसे छोटी सबसे बड़ी संख्या है x और y, न्यूनतम और उच्चतम अंक है। ठीक है, x और y, और अंकों का परास और औसत दे रखा है, इनने 70 और 64 है। तो क्रमित युग्म x y ज्ञात करें। क्या है? देखिए, ये कह रहे हैं कि y सबसे, ये सभी संख्या है, इन सभी संख्याओं में जो है x सबसे छोटी संख्या है और y सबसे बड़ी संख्या है, तो y - x निकालेंगे। अब देखिए, इनने रेंज दे दी है, रेंज हमको परास कितना दी है? परास का मतलब रेंज होता है, रेंज इनने 70 दे दी। रेंज का मतलब होता है सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर रेंज होता है, तो y - x बराबर 70 आ जाएगा, ये 70 आ गया। अब इन सभी को ऐड कीजिएगा, कितना आता है, क्योंकि इनका एवरेज दे रखा हमें, इनको ऐड कीजिए, कितना आता है? सभी को ऐड कीजिए, तो सबको ऐड करेंगे, यहाँ से आते हैं 3, 12, 13, 13, 18, 21, 29, 29, 35, 35, 40, 48, 48 का मतलब 8, 4 बचा है, 12, 4, 8 हो चाहे 12, 12, 20, 27, 27 और 8, 35, 35, 6, 31, 31 और 6, 37, 37 और 7, 44, 44 और 5, 49, 49 और 3, 49 और 3, 52, 52, 49 और 3, 52, 52 और 2, 52 और 2, 52 और 2, 54। कुछ गलती कर ली, फिर से ऐड करिए इसको। 4, 48 का मतलब 8 बच गए ना, 4, 8, 4, 12, 12, 8, 20, 27, 27 और 8, 7, 15, 27 मतलब 35, 35, 35 और 6, 35 और 6, 41, 41 और 6, 41 और 6, 47, 47 और 7, 54, 54 और 5, 59, 59 और 5, 59 और 5, 59 और 5 हो गए आपके 59 और 5, 9, 5, 14, 64, 648 आ रहा है। एक बार और देख लेंगे, इसमें गलती नहीं हो जाएगी, गलती होने के चांस बहुत ज़्यादा रहते। अब एक काम करते हैं, टोटल संख्या कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 है, 11 संख्या हो रही। 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 टोटल संख्या है। 12 का गुणा कीजिए 64 में, क्योंकि 64 एवरेज है, तो 12 × 4 = 48,
ये सीधा आ जाएगा, और 12 चौकों 48, 8, 12 चौकों 48, ये आ जाएगा 8, 12 चौकों 48, 48 का मतलब ये 8, बचे 4, 72, 72 और 76, 76 आ जाएगा, ये 76, 76, 76 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से ये आ जाएगा आपके पास 76 से 76 से ये आ गया, तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ से ये 0 आ जाएगा, और ये 2 बच जाएंगे, और ये 1। देखिए ये 10 संख्याओं का योग आ गया, 12 का गुणा हमने एवरेज में किया तो सभी 12 संख्याओं का योग आया, सभी 12 संख्याओं का योग कितना आया, 768, सभी 12 संख्याओं का योग 768, और 10 संख्याओं का x और y को छोड़ दिया तो बाकी 10 संख्याओं का योग आ गया 648, 648 माइनस किया तो x और y का मान आ गया आपके पास 120। देखिए अब x प्लस y आ गया आपके पास 120, 120, 120, 120, इन दोनों को ऐड कीजिए कितना आता है, तो 7 और 2, ये गलती हो गई कहीं ना कहीं, सवाल में एडिशन में गलती कर ली है, एक बार और ऐड करके देखिए इस सवाल को, ठीक है, सवाल में कहीं ना कहीं गलती कर ली है, क्योंकि 12 7 210, 210 का आधा कर रहे हैं तो कितना 105 आ रहा है, 7 और 2 9, 190 आ रहा है, 190 का अगर आधा करेंगे तो कितना आएगा, 9 18 तो 95, एक तो 95 आ जाएगा, और इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा, 120 में से 70 जाएंगे, 120 में से 70, 12 में से 7 तो 5, हाँ आ रहा है, देखिएगा सही है, सही है, करेक्ट है। देखिएगा अब x की वैल्यू चाहिए और एक बार हमें y की वैल्यू चाहिए। अब बड़ी संख्या की वैल्यू चाहिए तो 120 प्लस 70 कर दीजिए आप, 120 70, और 2 से डिवाइड माइनस 70, छोटी वाली चाहिए तो माइनस 70 डिवाइड बाई 2, y चाहिए तो दोनों को ऐड कर दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। अब ये हो गया आपके पास 190, 190 का आधा कितना आ जाएगा, 9 दूनी 18, 180 95, 95 ये आ जाएगा, और 2 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ रहा है, 70 7 5 12, 100 नहीं 12 में से 7 5 50, 50 आ रहा है, 120 में से 50 50 आया, 50 का आधा ये 25 आ जाएगा, तो 95 और 25 आंसर होगा आपका, 95 25 केवल तीसरा ऑप्शन दे रखा है, ये आंसर बन जाएगा। देखो इस सवाल में कुछ हम शॉर्ट कर नहीं सकते, कुछ भी शॉर्ट नहीं हो सकता, ये हमारी मजबूरी है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। ये कह रहे हैं कि सरल कीजिए। देखो ऐसे सवाल है, एक इक्वेशन एक वेरिएबल, आप कुछ नहीं कर सकते इसमें, एक्स को कुछ मान नहीं सकते, इसको सॉल्व ही करना पड़ेगा। सॉल्व करिए, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, 4x स्क्वायर प्लस में 9, प्लस में 9, 6 दूनी 12x प्लस में 12x, ये आ जाएगा। ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2x। सॉल्व कीजिएगा, ये कितना आता है। अब एक्स स्क्वायर तो 3x स्क्वायर ये बन जाएगा, 12 में से 2 प्लस में 10x ये बन जाएगा, 9 में से 1 तो प्लस में 8। ऐसा जो है वही आंसर है, 3x 10x और 8, ये पहला वाला आंसर है। नेक्स्ट सवाल चलते हैं। देखिए अब सवाल थोड़े से स्टैटिक्स में RRB थोड़े से अंदर जा रही है स्टैटिक्स में। अब स्टैटिक्स हम पूरी तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन मोटे तौर पे हम अभी आपको बता सकते हैं। क्या सवाल, इस सवाल को करेंगे, आंकड़ों का बहुलक दे दिया हमें 40 140। अब बहुलक क्या होती है, देखिए बहुलक क्या होता है, बहुलक हमेशा मोड क्लास के बीच में, मॉडल जो क्लास होती है उसके बीच में लाई करता है। अब मॉडल क्लास क्या होती है, मॉडल क्लास वो होती है जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो, ठीक है, फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो, तो उन्हीं के बीच में जो है ये लाई करता है। अब 140 कहाँ कहाँ लाई कर रहा है, देखिए 140 या तो यहाँ पे मान लीजिए आप, या फिर यहाँ पे मान लीजिए, दो जगह मान सकते हैं आप 140, यहाँ पे भी 140। नोट रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, थोड़ा सा वेट कीजिए। हैं अब 140 जो है दो जगह मिलता है, तो आप मॉडल क्लास 2 ये भी मान सकते हैं मॉडल क्लास, इसको भी मॉडल क्लास मान सकते हैं। फिलहाल हम एक को लेके चलते हैं। अब दोनों में से आप किसी को भी मॉडल क्लास मान के चलेंगे ना, आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ पे लाई कर रहा है 140, हमने बहुला की ये देखा, बहुला की ये देखा, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि मॉडल क्लास हमारे पास ये वाली है, ये मॉडल क्लास बन गई, ये मॉडल क्लास। अब जो मॉडल क्लास होगी उसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी, उसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी, जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो उसी को हम F1 मानते हैं, F1। और इससे पहली वाली आपकी जो फ्रिक्वेंसी होगी उसको हम F0 मानते हैं, और इसके बाद की जो फ्रिक्वेंसी होगी उसको हम F2 मानते हैं, इस तरह से। अब फॉर्मूला क्या होता है मोड का, फॉर्मूला, मोड का फॉर्मूला होता है
एल लोअर लिमिट प्लस में आपका F1 माइनस F0, F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 और माइनस F2, दोनों को माइनस कर दीजिए। ये जो है फॉर्मूला होता है। अब इसमें से हमने सभी आपको बता दिया है कि F1 जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा किसकी होगी, जो मॉडल क्लास होती है उसको हम फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा 140 बाउला कहाँ लाई करता है, बाउलक हमेशा जो मॉडल क्लास होती है वहाँ पे लाई करता है। अब मॉडल क्लास का पता कर लिया, वहाँ से हमने सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी का पता कर, मतलब F1 का प्लस के लिए F1 का पता चला तो हमने F0 का पता कर लिया, F2 का भी पता चल लिया। अब देखिए मोड आपको 140 दे दिया है और आप वैल्यू निकालना शुरू कीजिए। अब देखिए जो मॉडल क्लास जो आई ना 140 माइनस 145, 140 और 145, अच्छा इनटू में ऊंचाई और होता है, हाइट और होती है, यहाँ पे हाइट लग देते हैं। अब ये जो मॉडल क्लास है इसकी ये वाली तो 140 लोअर लिमिट है और ये वाली अपर लिमिट है, तो यहाँ से लिमिट का भी पता चल गया। तो लोअर लिमिट कितनी आई 140, यहाँ पे 140 रखिए प्लस में F1 कितना है आपका x माइनस F0 कितना आ रहा है आपके पास 33 डिवाइड बाई 2F1 मतलब 2x आ जाएगा। F0 कितना आया आपके पास 33 रख दीजिए माइनस में F2 कितना है 31। हाइट, अब देखिए हाइट क्या होती है, यानी कि जो इंटरवल होता है इन दो क्लासों के बीच में जो इंटरवल होता है वही हाइट होती है 5, सारी क्लासों में 5 का गैप चलेगा, तो इंटू में 5 कर दीजिए। अब आप देखेंगे प्लस में 140 यहाँ लिखना भूल गए, लोअर लिमिट और लिखिए इसमें, ठीक है। अब यहाँ पे 140 आ गए, 140 बराबर में प्लस में लोअर लिमिट लिखिए, लोअर लिमिट कितनी 140 है और उसके बाद यहाँ पे प्लस है। अब देखो 140 इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, इस सभी का गुणा इधर माइनस होगा तो जीरो आएगा, उस जीरो में इसका गुणा होगा तब भी जीरो हो जाएगा। ये 5 गुणे में है, 5 ये गुणे में है, अरे 140 ऊपर लिख दिया, इसको पहले करेक्ट करके लिखिए, लिखा तो था, इसको सही लिखिए, साफ साफ करेक्ट करिए इसको। देखो मोड 140 दे दिया है आपको, 140 लिखिए यहाँ पे मोड 140 मोड आ गया। ये 140 यहाँ पे प्लस में आएगा, इस तरह से आएगा, ये ऐसे आएगा। F1 कितना है आपके पास x माइनस F0 कितना है आपके पास 33 लिख दीजिए। अब 2F1 माइनस F0 2x, F1 x F0 33 है माइनस में F2 कितना 31 कर दिए। हाइट कितनी 5 है, 5 का गुणा कर दिया। अब ये इधर आ जाएगा तो जीरो बन जाएगा, जीरो का गुणा इस संख्या में होगा तो जीरो, और ये 5 गुणे हैं, गुणे भी इसके भाग में चला जाएगा, नीचे जीरो तो जीरो। अब 2F1 ठीक है। हाँ अब ये देखिए ये जीरो बन जाएगा, 5 इधर जाएगा, ये भी जीरो। अब x माइनस 33 बराबर जीरो आ रहा है और x बराबर में यहाँ से 33 आ जाएगा, तो ये 33 आंसर बन जाएगा, ये वाला है आंसर है, ये वाला 33 आंसर बन जाएगा। अब देखिए हमने अभी मॉडल क्लास इसको माना था 140 माइनस 145 को, अब हम मॉडल क्लास आप कहेंगे कि ये बहुलक तो इसमें भी लाई कर रहा है, इस वाली क्लास में, तो इस वाली क्लास को मान के भी हम कर सकते हैं। अगर आपको करना है तो इस वाली क्लास को लेके भी मॉडल क्लास मान के करेंगे, तब भी आंसर सेम आएगा, आंसर में कुछ भी अंतर नहीं आएगा, ठीक है। नहीं हो तो लो हम करके बता देते हैं, अभी देख लीजिए 1 मिनट में। देखिए अब की बार मॉडल क्लास आप ये मान लीजिए, ठीक है। देखिए अब की बार में मॉडल क्लास हम ये वाली मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी जो है लाई कर रहा है, बहुलक आपका यहाँ पे भी लाई कर रहा है, तो ये वाली हमने लो जो है मॉडल क्लास मान ली। मॉडल क्लास मान ली तो F1 ये हो जाएगा, ये F1 हो जाएगा, ये F0 हो जाएगा 33 और ये F2 हो जाएगा, ये वाला F2 बन जाएगा। अब इसमें लिखिए मोड 140 है, 140 लग दीजिए, लोअर लिमिट इसकी 135 है, यहाँ पे 135 लिखिए प्लस में F1 आपकी में कितना आया 33, तो 33 माइनस F0 कितना आया 30, ऊपर 30 लिखिए, डिवाइड बाई 2F1 का मतलब 66 आ जाएगा, F1 की वैल्यू रखेंगे माइनस F0 30 है, सॉरी 30 लिख दीजिए 30, F2 x है माइनस x लिख दीजिए। इसको सॉल्व कीजिएगा तो इधर कितना बच जाएगा आपका
और यहाँ पे गुणा 5 आएगा, यहाँ पे 5 लिख दीजिए, हाइट 5 है। अब देखिए 5 इधर आएगा तो ये गुणा में है, 5 से 5 ये कैंसिल हो जाएगा, 5 से 5 ये बन जाएगा आपका, लिख दीजिए एक बार, 5 हम यहाँ पे लिखते हैं और ये कितना बन जाएगा, 3 बचेगा और ये 36 माइनस में ये x होगा, इंटू में 5 बन जाएगा, 5 बनेगा, ये 5 से ये 5 कैंसिल, x माइनस 36 माइनस x बराबर 3। अब इनको इधर x को उधर ले जाइए, इसको इधर ले आएंगे तो x बराबर में 33 आ जाएगा, x बराबर में फिर 33 आएगा। तो आप कहीं से भी मान के चलेंगे आंसर सेम आएगा, आंसर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। एक विक्रेता ने 1 रुपये में 5 चॉकलेट बेची हैं जिससे 40% का लाभ होगा। उसने 1 रुपये में कितनी चॉकलेट खरीदी है? देखिए 1 रुपये में 5 बेची हैं उसने, 1 रुपये में उसने 5 बेच दी है, ये सेलिंग प्राइस है। अब वो कह रहा है कि 1 रुपये में कितनी खरीदी उसने, हमने मान लिया x खरीदी, जिससे उसे 40% का लाभ का मतलब 2/5 का लाभ हुआ है। 2/5 का लाभ मतलब 5 की चीज़ को 7 में बेचा है, 7/5 में बेचा है, दोनों सेलिंग प्राइस हो गया। पहले ये CP था तो 40% के प्रॉफिट इतने में बिक जाएगी। अब 5 से ये 5 सीधे कैंसिल हैं, x की वैल्यू 7 आ जाएगी। तो उसने 1 रुपये में 7 खरीदी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक टैक्सी स्टैंड से 2 टैक्सियाँ 28 मिनट के अंतराल पर चलती हैं, ठीक है। 74 किलोमीटर की घंटा से चलती है एक टैक्सी। दोनों टैक्सी एक ही दिशा में यात्रा करती हैं। टैक्सी स्टैंड की ओर विपरीत दिशा से आ रहे आदमी टैक्सियों से 10 मिनट के अंतराल पर मिलता है। आदमी की चाल बतानी है कितनी है। 28 मिनट के अंतराल पर चलेंगी, 74 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड है टैक्सी की। देखिए 2 टैक्सियाँ हैं, 2 टैक्सियाँ हैं। ये बस स्टैंड हम मान लेते हैं, यहाँ से बस स्टैंड, यहाँ से एक टैक्सी छूटती है। एक टैक्सी इससे पहले छूट चुकी है और वो टैक्सी यहाँ पर पहुँच गई, मान के चलिए इधर पहुँच चुकी है ये टैक्सी यहाँ। इस टैक्सी को एक आदमी मिलता है, इधर मिलता है। अब हर 74 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से टैक्सी छूटती है, हर 28 मिनट में छूटती है, मतलब दोनों टैक्सियों के बीच में जो है 28 मिनट का टोटल गैप है, 28 मिनट का गैप है। अब ये क्या करता है कि आदमी इस टैक्सी को मिलता है और आदमी इस टैक्सी को मिलने के बाद इधर चला आता है, आदमी यहाँ पहुँच जाता है, इधर से ये टैक्सी चलती है, इधर से ये टैक्सी। अब यहाँ पे ये आदमी और टैक्सी की मीटिंग हो जाती है। ये मैन लिख दें हम, यहाँ आ गया और ये टैक्सी यहाँ पे आ गई, दोनों यहाँ पे मिल गए, ये मीटिंग पॉइंट बन गया। दोनों यहाँ मिले हैं और मिले हैं 10 मिनट के बाद, मतलब 10 मिनट ये भी चला है और 10 मिनट इधर से टैक्सी भी चली है। तो 10 मिनट यहाँ से यहाँ तक टैक्सी चली है, 10 मिनट टैक्सी यहाँ पहुँच गई 10 मिनट में, ये आदमी 10 मिनट में यहाँ आएगा। अब ये बताइए ये यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस बची है टैक्सी की वो कितने मिनट की बच गई? तो 8 मतलब 18 मिनट की ये डिस्टेंस बची हुई है टैक्सी की, 18 मिनट की। अब टैक्सी की स्पीड है 74 kmph, 74 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये यहाँ से यहाँ तक की ये दूरी निकालना चाहेंगे आप, यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालेंगे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो जाएगी 74 किलोमीटर प्रति घंटा गुणे में 18 मिनट, चाल गुणे समय। ये दूरी आ गई, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी आ गई। यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये आदमी कितने मिनट में कवर कर रहा है? 10 मिनट में। तो ये दूरी आ गई, दूरी बटे समय कर देंगे तो इस आदमी की स्पीड आ जानी चाहिए, आदमी की स्पीड आ जाएगी। अब 10 से डिवाइड करिएगा, 10 से डिवाइड करिएगा, 8 चौको 32। देखिए यूनिट डिजिट से ही हमने आंसर दे दिया, पहला वाला चौथा वाला आंसर आ जाएगा क्योंकि यूनिट डिजिट 0.2 एक ही में मिल रहा है। तो इस सवाल का ये आंसर आ गया। नेक्स्ट पे चलिए। ये सवाल सरल है, कुछ नहीं है, आप कर लेंगे, ठीक है। अगले सवाल को देखते हैं। इसका विभक्त कर बताना है, साथ ही यह भी निर्धारित करना है कि समीकरण के कितने वास्तविक हल हैं। ये भी चीज़ें मिल रही हैं। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हर एक पेपर में एक क्वेश्चन मिल रहा है, ये पूछ रहा है जरूर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो D बराबर में होता है विभक्त कर, जिसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। D बराबर में B² माइनस में 4AC। अब B देख लीजिए, माइनस के 2x, तो B का 4 ही हो जाएगा, ये -2 का स्क्वायर का माइनस में 4 गुणा A 1 है, C 13 है, तो गुणा में 13 हो जाएंगे। अब 52 आ रहा है, 52 में से D निकालेंगे तो 4 जाएंगे, 12 4 8, माइनस में 48 आ जाएंगे, माइनस में 48। अब देखो जब D लेस देन 0 हो जाए, लेस देन 0 हो जाए, तब ये रूट्स इमेजिनरी होते हैं, काल्पनिक होंगे, तब रूट्स काल्पनिक होंगे, इमेजिनरी होते हैं, इमेजिनरी होते हैं। तो रूट्स इमेजिनरी, रूट्स काल्पनिक हो जाएंगे क्योंकि D की वैल्यू जो है 0 से कम आई है। तो -48 और कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, यानी कि काल्पनिक होंगे,
तो ये वाला सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, अब ये अब कह रहा है m का मान ज्ञात कीजिए, m का मान पूछा। देखिए अब इसको थोड़ी देर के लिए हम x मान लें तो ये x की पावर 3 हो जाएगी, ये इसका उल्टा लिखा है तो ये x की बटे x स्क्वायर हो जाएगा, इंटू में सभी इंटू में लिखें, और ये 29/4 x की पावर 11 होगी, बराबर यहाँ पे 1/x की पावर 9m + 27, 9m प्लस में 7 लिख दीजिए। अब देखो जो गुणा में घाते हैं वो तो ऐड हो जाएंगी, 14 बन जाएगा, और 14 और ये जो नीचे जो पावर है वो ऊपर जाएगी तो माइनस हो जाएगी, माइनस होगी 14 में से, ये 12 बचेगी। अब ये भी पावर अगर ऊपर जाएगी क्योंकि बेस तो सब जगह इसी में, तो माइनस की हो जाएगी, तो माइनस में 9m प्लस में 7, 12 को 7 नहीं -7, पूरी ही माइनस होगी जब ऊपर ये जाएगी, तो ये पूरी पावर माइनस में जाएगी, इसको हटाइए, ये भी माइनस हो जाएगी, 12 7 हो गया 19, इसको इधर ले आइए 19, और ये -9, माइनस में 19/9 बराबर m की वैल्यू -19/9 आएगी, ये तीसरा आंसर है। अगले सवाल को और देखते हैं। अब वितरित किया जाना है भाई 2 5 4 7 में 15,120 XYZ सभी की धनराशियाँ पूछ लें। देखो दो तरह से सवाल, एक तो वही बेसिक है जो आप करते आए हैं, कर दीजिए, और एक डायरेक्ट भी हिट कर सकते हैं, ऑप्शन से सीधा लगा देंगे, हमें कुछ करना ही नहीं है। चलिए पहले बेसिक कर लेते हैं। 2 5 4 7, 2 5 4 और 7, ये x है और ये y है और ये z है। देखिए अब इसका नज़दीकी संख्या 5 इधर भर दीजिए, इसका नज़दीकी संख्या इधर 4 लिख दीजिए, गुणा किए रहेंगे, ये 8 आएगा, ये वाला 20 आएगा और ये वाला 35 आएगा। सभी को ऐड किए, 50 5 55 और 8 5 13 63 यूनिट आया, और 63 यूनिट ये सभी लोगों का मतलब x और y z की टोटल राशि 63 यूनिट आई, और सवाल में x y z की टोटल राशि 15,120 है, बराबर में 15,120 कर दीजिए, 15,120। अब कट रहे हैं, 7 से काट सकते हैं, 7 से 9 बार, 7 से 1 बार 14, 7 से 1 बार, 7 से 6 बार, सही काटा, 7 से 2 बार जाएगा ये, 7 दूनी 14 है, तब 1 बचेगा यहाँ पे, इसको करेक्ट करिए, 7 दूनी 14, 7 से 1 बार, 7 से 6 बार, और ये जो है 0। अब 9 से भाग दीजिए, 9 से 2 बार 18 3, और 9 से 4 बार 240। देखिए अब 1 यूनिट की वैल्यू 240 आ गई, अब 240 आई, 8 यूनिट की निकाल दीजिए, कितनी आएगी, 24 8 192 होते हैं, 24 चौकों 96, 96 दूनी 192, 192 0, ये बन जाएगा। 240 का गुणा इधर कर दिए, 24 दूनी 4800, ये आ जाएगा। अब 1920 4800 कौन से में है, तीसरे में है, ये आंसर है। अब क्या ये बताइए, इस सवाल में क्या आपको इतना करने की ज़रूरत है, नहीं है। कैसे नहीं है वो हम बताते हैं, देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ये कुछ भी नहीं करना है, ये तो फॉर्मेलिटी थी एक जो हमने आपको करके बता दी, आपको बिल्कुल मैथ नहीं आता है तब। करना कैसे है, करना इस तरह से है। देखिए सबसे पहले y और z को हम देखेंगे तो 4 और 7 के रेशियो में मिलना चाहिए, y z 4 और 7 के रेशियो में, तो मतलब 7 होना चाहिए, 7 का मल्टीपल होनी चाहिए लास्ट भाई, 7 अगर चाहिए, 4 और 7 का रेशियो निकालना है तो इसका मतलब काटने पीटने के बाद 7 बचना चाहिए। तो क्या पहली संख्या 7 से डिविजिबल है, नहीं है, पहली वाली नहीं है। अब 12 7 84 ये वाली है, अब 7 से क्या ये वाली डिविजिबल है, 7 63, एक ये वाली भी नहीं है। 7 से क्या है, 7, हाँ ये दो ऑप्शन मिलते हैं आपको 7 से डिविजिबल होने के। अब दूसरी संख्या में आइए, अब 4 से, अब 4 7 का रेशियो होना चाहिए, तो 2 0 से 2 0 ये कट जाएंगे, 2 0 से। अब 12 से ये 7 बार जा रही है, 12 से 4 7 का रेशियो यहाँ पे मिल रहा है आपको, 4 7 का रेशियो हमने चेक कर लिया, क्या यहाँ से 4 7 का रेशियो मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। यहाँ से 13 से 4 बार जाएंगे आप, 13 से 4 बार, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, इसमें भी 4 7 का रेशियो नहीं है, तो ये भी कैंसिल है। तो तीसरा आपका आंसर होगा, डायरेक्ट हम लगा सकते हैं, मान के चलिए यहाँ पे 4 7 का रेशियो आ भी रहा होता तो फिर हम एक्स वाई को चेक कर लेते, एक्स वाई चेक कर लेते, कितना आना चाहिए था, 2 5, तो एक्स वाई क्या 2 5 आ रहा है, एक बार चेक करिए, 1 0 ये आएगा, कैंसिल हो जाएगा, और 48 चौकों
192, 48 चौको 192 और 10 ये आ जाएगा, और रेशियो निकालेंगे तो 2 और 5 का आ जाएगा। तो सीधा हम डायरेक्ट ऑप्शन से 8 लगा देंगे, ये आंसर बन जाएगा, हमें करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट सवाल में चलिए। 3700 लीटर की टंकी है, ए और बी 9 घंटे 6 घंटे में भर रहा है, उन्हें एक साथ खोल दिया जाए तो 6400 लीटर की टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। देखो सवाल लीजिए, फिर से उनने वही कर दिया, ए और बी 2 पाइप हैं, एक ए है एक बी है। 3700 लीटर की टंकी ए से भरवाई जाती है और 3700 लीटर की ही टंकी बी से भरवाई जाती है। अब ए इस पूरी टंकी को 9 घंटे में भरता है और बी 6 घंटे में भरता है। 1 घंटे में ए कितना भर लेगा, 9 से डिवाइड कर दिया। बी 1 घंटे में कितना भरेगा, 6 घंटे में पूरी भरता है, 1 घंटे में इतने लीटर भरेगा। अच्छा, अब 6400 लीटर दोनों मिलकर कितने घंटे में भर देंगे, ये सवाल पूछा है। अब देखिए 9 से आप डिवाइड करेंगे, फिर 6 से डिवाइड करेंगे, दोनों का जोड़ेंगे निकालेंगे, तो ये तो प्राइम नंबर दे रखे हैं भैया। प्राइम नंबर पे एक तो दो चीज़ें होती हैं, या तो आप अप्रोक्सीमेट लेके चलिए तब आंसर निकाल सकते हैं, या फिर प्राइम नंबर में बिल्कुल लास्ट में जाकर कैलकुलेशन कर दीजिए। लास्ट में जाके कैसे देखिएगा, जैसे इन दोनों को जोड़ेंगे, दोनों मिलकर कितना भरेंगे, तो 3700 तो कॉमन ही आ जाएंगे इसमें से। एलसीएम कितना आएगा भैया, सबसे पहले एलसीएम लीजिए, 18 एलसीएम आ जाएगा। 18 एलसीएम दोनों को जोड़ेंगे, 3700 कॉमन, ब्रैकेट में क्या बचेगा, ब्रैकेट में बचेगा 6 से 9 से 2 बार, 6 से 3 और 2 5, टोटल ये आएगा इन दोनों को जोड़ने के बाद। अब 1 घंटे के लीटर ए और बी मिलकर 3700 गुणे 5/18 लीटर भरते हैं। अब 6400 लीटर भरने में कितना समय लगेगा, तो ये 1 घंटे में ये टोटल इतना लीटर भर रहा है, इससे डिवाइड कर दीजिए, आपका टाइम आ जाएगा 3700 गुणे 5/18, 3700 गुणे 5/18। अब ये नीचे 18 लिखेंगे, ये ऊपर चला जाएगा, ऊपर 18 कर लीजिए। देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो बड़ी आसानी से कैंसिल हो रहा है। 37 का गुणा 5 में करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 35 5 3 15 और 3 18, 185 बन जाएगा। नीचे 185 सभी में है। अब देखिए, अब ऊपर की संख्या को गुणा कीजिए तो 8 चौको 32, यूनिट डिजिट 2 आ रहा है भैया। यूनिट नीचे 185, यूनिट डिजिट 2 किस में है, तो एक ही ऑप्शन में है, सेकंड वाले ऑप्शन में। ऐसे हमें कैलकुलेशन से बचना है, नहीं तो यहाँ पे आप डेसिमल में निकालेंगे, यहाँ डेसिमल में आप क्वेश्चन ही नहीं कर पाएंगे और टाइमिंग पूरा निकल जाएगा। इस तरह से हमने कर दिया कि वो यूनिट डिजिट 2 मिल जाए और नीचे 185 मिल जाए, ऐसा ऑप्शन केवल 2 ही दे रखा है। नेक्स्ट चलते हैं, ये कह रहे हैं सरल कीजिए। ये देखिए सबसे पहले ब्रैकेट, ब्रैकेट में भी सबसे छोटा, फिर मंझला, फिर सबसे बड़ा ब्रैकेट, इस तरह से सॉल्व कर दें। तो इसमें छोटा ब्रैकेट कितना आ रहा है, 5 और 1 6, 6 माइनस 6 ये तो 0 हो रहा है, 0 को गणा इसमें होगा तो ये पूरा ही 0 हो जाएगा, पूरा 0 होगा। अब इस 0 का भाग 12 में जाएगा तो यहाँ से यहाँ तक पूरी ही वैल्यू 0 हो गई, तो बच गए 194, 194 ये आंसर है। देखिए ये इसमें टोटल थे सवाल जो हमने आज NTPC 2025 का जो पेपर था उसको पूरा सॉल्व कर दिया है। अब हम अगला पेपर लेके फिर मिलेंगे। देखिए जितना हमारा हो सकता है कि संख्याओं में पेपर कहाँ पे उलझाता है आपको, और इस वीडियो में आपको काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कैसे निकालें, लास्ट 2 डिजिट निकालें या यूनिट डिजिट निकालें, और लास्ट 2 डिजिट जैसे प्राइम नंबर है तो कैलकुलेशन कहाँ पे जाके करना है, सबसे लास्ट में जाके कर देना है। इस तरह से आपको जो है काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। बाकी देखते रहिए, हम नेक्स्ट पेपर को लेके फिर आएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।